हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू देवेंद्र यूपीएससी सिंप्लीफाइड। आज के इस लेक्चर में यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव का जो लास्ट पार्ट है, फाइनल पार्ट, उसको हम कंप्लीट करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के पीछे का जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है उसको भी समझते हुए चलेंगे। साथ ही यूपीएससी जो ऑप्शन में जो ट्रैप सेटअप करता है, हम उसको भी एनालाइज करते हुए चलते हैं, ताकि जो फ्यूचर के क्वेश्चन है हम उसको इजीली कॉम्प्रिहेंड कर पाए और करेक्टली मार्क कर पाए। सो लेट्स बिगिन। ये हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें यूपीएससी की पॉलिटी के सिलेबस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के द्वारा कवर कर रहे हैं। हम चैप्टर वाइज पीआईक्यू कवर कर रहे हैं। इसमें लगभग 1995 से 2026 के क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। ये जो फाइनल पार्ट है एग्जीक्यूटिव का, उसमें हम प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के जो क्वेश्चन है हम उसको कवर करेंगे। इसमें लगभग हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में इसके 2026 के से 2016 तक का क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। इसमें लगभग 2015 से 1995 के क्वेश्चन कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ये मोटा-मोटा ये टॉपिक हम लोगों ने कवर कर रखा है। हमने बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और वो हमारे डी फैक्टो वो एडमिनिस्ट्रेशन वही संभालते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। सारे वो जो फंक्शन होते हैं गवर्नमेंट के, जो सारे काम किए जाते हैं, इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट लिए जाते हैं। ठीक है? तो हमें याद रखना है ये। और जैसे हमारे मैं बताया ना कि हमारे यहाँ डुअल पॉलिटी होता है, हमारे यहाँ फेडरल सेटअप है। यूनियन लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल पे जो होती है हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं? डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड चीफ मिनिस्टर होते हैं, और डी जूरी जो होते हैं गवर्नर होते हैं। ठीक है? जैसे यूनियन पे प्रेसिडेंट होते हैं डी जूरी, डी फैक्टो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है? तो याद रखना आपको। और हमें पता है कि हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिवीजन नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री होंगे, कि कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, इंडिपेंडेंट चार्ज के मिनिस्टर होंगे, डिप्टी मिनिस्टर होंगे। लेकिन ये सिर्फ वो हमारा पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है। ठीक है? वेस्ट मिनिस्टर मॉडल में ये प्रैक्टिस होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। और हमें पता है कि हमने लगभग 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखा था कि जिसमें हमारा 15% का जो लिमिट लगाया गया था। ठीक है? जो हमारे जो लोकसभा है उसके 15% मेंबर ही सिर्फ हमारे मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पार्ट हो सकते हैं। ठीक है? और हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट कैबिनेट कमेटी होती है जो प्राइम मिनिस्टर द्वारा फॉर्म किया जाता है। ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथन करने के लिए। और इस वाले टॉपिक में भी मतलब मोर और लेस इसी चैप्टर से क्वेश्चन करेंगे, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझते हुए रहेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अगेन हमारा जो एसओपी होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, पहले आप क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करेंगे, तो उसको ऑप्शन को खुद ही मार्क करेंगे। फिर देखेंगे कि मैं किस क्वेश्चन को कैसे कॉम्प्रीहेंड कर रहा हूँ, कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे करेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच रहा हूँ। इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व करने की जो एबिलिटी है, जो स्किल है, वो भी इन्हांस होते रहे। सो शुरू करते हैं। 15 का क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए अगर करेक्ट मार्क करना है, दो स्टेटमेंट है, करेक्ट मार्क करना है। देखिए पहला क्या है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। ऐसा है क्या? हमने पता है ना, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, इन द प्रेसिडेंट। ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड। ऐसा है क्या? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सिविल सर्विस बोर्ड जो होता है, सिविल सर्विस बोर्ड होता है ना। अभी जाएंगे तो सिविल सर्विस में जाएंगे तो उसका एक सिविल सर्विस बोर्ड होता है, जो ओवरऑल एक हमारा ओवरऑल जो सिविल सर्विस का जो ब्यूरोक्रेसी इंडिया में कैसे फंक्शन करती है उसको एक ओवरसी करता है। तो इसके कौन होते हैं? और एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, इसके एक्स ऑफिशियल कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं। ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज ऑप्शन। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। की कॉन्सेप्ट यही है, हमने ये स्लाइड आपको रिवीजन के लिए दे दिया है, आप पढ़ते रहेंगे। कॉन्सेप्ट यही है कि सारे के सारे जो एग्जीक्यूटिव काम होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है? तो ये याद रखना है आपको, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नहीं लिए जाते हैं। दूसरा जो हमारा सिविल सर्विस बोर्ड होता है, ये इसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सबसे हाईएस्ट सिविल सर्विस होते हैं, सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होते हैं। लेकिन कैसे जो हमारा सिविल सर्विस बोर्ड होता है, ये ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर के जुरिसडिक्शन में काम करता है ना, प्राइम मिनिस्टर जुरिसडिक्शन में काम करता है, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। ये 2014 का क्वेश्चन है। अगेन करेक्ट मार्क करना है। क्या दिया है? दो स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट मार्क करना है। देखते हैं। द प्रेसिडेंट shall make rule for the more convenient transaction of the business of the government of India and for the allocation among ministry of listed business। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ठीक है? अब देखेंगे ये क्या होता है कि इसी रूल को, इसी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को ध्यान में रखते हुए कंडक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल बनाया गया है 1961 में। ठीक है? तो इसमें जितने भी मिनिस्ट्री होते हैं, कितने मिनिस्टर कितने मिनिस्ट्री रहेंगे, है ना, किस तरह का जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रहेगा, कैसा रहेगा, ये कौन प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ये एड एंड एडवाइज अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे करते हैं, प्रेसिडेंट का डिस्क्रिप्शन नहीं होता, ये याद रखना है आपको। ठीक है? तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा।
ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू द टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसा नहीं है ना, प्रेसिडेंट। देखिए पूरा स्टेटमेंट सही रहता है, एक फैक्ट गलत कर देगा। तो ऐसे ही याद रखना है कि पूरा का पूरा फैक्ट ये रहेगा, पूरा कहीं एक फैक्ट गलत दे देगा। प्राइम मिनिस्टर की जगह प्रेसिडेंट देगा, प्रेसिडेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की जगह प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर दे देगा, गवर्नर की जगह चीफ मिनिस्टर। तो ऐसे हर एक स्टेटमेंट के सारे फैक्ट को वेरीफाई करना होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने दे दिया आपको, आप कर सकते हैं, यही है। ये आर्टिकल आपको याद रखना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंडक्ट बिजनेस में आर्टिकल 77 में प्रेसिडेंट का मैंडेट है, लेकिन प्रेसिडेंट का डिस्क्रिप्शन नहीं होता। वो एड और एडवाइज पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के काम करते हैं। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे कि ठीक है इस मिनिस्ट्री को फॉर्म करो, तो ये मिनिस्ट्री फॉर्म करेंगे। इसे पता है ना, अभी करंट में जो हमारा 18 लोकसभा में जो हमारे, उसमें हमें एक नया मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया गया। ठीक है, ठीक है। अभी पिछले लोकसभा में हमारे बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप। ये सब कैसे बनाया गया? ये प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को एडवाइस दिया, उसके आधार पर बनाया है ना। प्रेसिडेंट अपने विम्स और फैंसी के आधार पर नहीं बना सकते ये, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, और ये तो पता है, सबको पता होना चाहिए कि सारे जो डिसीजन होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि वो डी ज्यूरी होते होते हैं, सेरेमोनियल हेड होते हैं। ठीक है, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है किसी कंट्री में। ठीक है, ये स्टेट के सिंबॉलिक हेड होते हैं। ठीक है, याद रखना है। और जब भी हम स्टेट वर्ड यूज करते हैं तो कैपिटल एस में, तो इसमें इसमें से स्टेट गवर्नमेंट नहीं, ये स्टेट का मतलब वही जो स्टेट जो उसका डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दिया है, हम उसकी बात करते हैं हमेशा। ठीक है, तो याद रखना। स्टेट के सिंबॉलिक हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 का क्वेश्चन है ये, क्या दिया है? अगेन अगेन करेक्ट पूछा है, 3 स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट पूछा है। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। देखिए सेक्रेटेरिएट में भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, हम लोग मिनिस्टर वगैरह पढ़ते रहते हैं, सेक्रेटेरिएट नहीं पढ़ते हैं, लेकिन सेक्रेटेरिएट में भी क्वेश्चन आया था। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हमारे पास पता है ना, दो सेक्रेटेरिएट है, एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होता है, एक होता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ठीक है, तो ये याद रखना है, दोनों में अंतर पता होना चाहिए। और जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, ये पूरा का पूरा ये जो पीएमओ में के अंडर में ये काम करते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ द एजेंडा ऑफ द कैबिनेट मीटिंग। बिल्कुल, जो कैबिनेट सेक्रेटरीट का मतलब ये होता है कि वो एजेंडा होते हैं। जो कैबिनेट सेक्रेटरीट होता है उसके हेड कौन होते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, सीनियर मोस्ट सिविल सर्विस होते हैं। इनका ओवरऑल जो कैबिनेट का जो मीटिंग होता है उसका एजेंडा तैयार करना। ठीक है, उसके बाद नोटिंग को एजेंडा, मीटिंग के बाद जो नोटिंग होता है उसको तैयार करना, इसको बोलते हैं ना पॉइंट फॉर्मेट में पॉइंट तैयार करना, ये सब इनका काम होता है। और ये सेक्रेटेरियल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, जितने भी कैबिनेट कमेटी होती है उसके सेक्रेटेरियल असिस्टेंट यही प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों उनका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। देखते हैं आगे, एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्ट्री। ऐसा है क्या? जब ये एलोकेशन करने लगे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करेगी? ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रोल है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है फर्स्ट और सेकंड। पहले हमें पता था ना, जैसे आप पढ़ेंगे जब नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में जब अंतर पढ़ेंगे, प्लानिंग कमीशन में जब अंतर पढ़ेंगे, तो प्लानिंग कमीशन के पास कुछ ये हमारा फाइनेंशियल पावर भी थे। कुछ ये लाइन मिनिस्ट्री को ये हमारा फंड भी जो टाइड फंड होता है वो अलॉट करते थे। लेकिन नीति आयोग के पास ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एज ए थिंक टैंक के रूप में काम करता है। अब जो फंड ट्रांसफर होता है सीधे सीधे लाइन मिनिस्ट्री द्वारा, इसका मतलब वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको कंट्रोल करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को होता है। ठीक है, तो याद रखना है ये। आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 का क्वेश्चन है, अगेन क्या मार्क करना है? करेक्ट मार्क करना है। 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट मार्क करना है। ठीक है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ऐसा है क्या? देखिए पार्लियामेंट दिया है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, नॉट द, है ना, आर्टिकल 75 सब प्लस 3। ठीक है, तो ये याद रखना। तो पहला गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हमारा आंसर निकल आया। एग्जाम में रहेंगे तो हम आगे पढ़ेंगे ही नहीं, लेकिन यहाँ पे पढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल ठीक है, 75 क्लास 2 में ये दिया हुआ है कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं कौन? हमारे प्रेसिडेंट। लेकिन जो जितने भी मिनिस्टर और भी सारे मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल ऑफ द लेजिस्लेशन। बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 78। हमें पता था ना, जो प्राइम मिनिस्टर, हमने पिछले लेक्चर में देखा था, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल का काम करता है। आर्टिकल 70 के अंदर ये है, आर्टिकल 78 के अंदर है, 78 के अंदर है कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है, जितने भी लेजिस्लेटिव बिजनेस है या ओवरऑल गवर्नमेंट का जो बिजनेस है वो प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करते रहते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं देते तो प्रेसिडेंट ये
मांग सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से कि आप इस पार्टिकुलर रिलेटेड में हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आर्टिकल 78, 75 क्लास 2, 75 क्लास के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है। ये हमने दे दिया आपको एक्सप्लेनेशन, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपको हमेशा, ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल 75 क्लास 3 तो आप नॉन फॉरगेटेबल है, ये तो आपको पता ही नहीं चाहिए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इन सब का एक क्रक्स है, ठीक है। ये सोल है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। 2012 का क्वेश्चन है, अगेन क्या पूछा है इसमें? अच्छा, इसमें देखिए इस तरह के जब स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं तो काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। सबसे पहले मैं पढ़ रहा था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिजर अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब हमें पता होना चाहिए कि टाइम प्राइम मिनिस्टर के बारे में दिया है कि अपॉइंटमेंट के समय क्या होता है। लेकिन 2012 का क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर का क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इसमें क्या दिया है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज हर अपॉइंटमेंट, ऐसा पढ़ते हैं क्या है? नीड नॉट नेसेसरली बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस विद इन द 6 मंथ। ये बिल्कुल यही तो स्टेटमेंट ठीक है ना? हमें पता है ना कि हमारे पास क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, अगर सपोज दैट किसी भी पार्टी को फुल मैंडेट नहीं मिला है, फुल मेजोरिटी नहीं मिला, तो प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके पास सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हो, चाहे वो मेंबर हो, चाहे पार्लियामेंट का, चाहे नहीं हो, लेकिन मैक्सिमम 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के बाद अगर इनको कंटिन्यू रखना है प्राइम मिनिस्टर, तो वो उनको किसी न किसी मेंबरशिप लेना पड़ेगा, चाहे लोकसभा का, चाहे राज्यसभा का, ठीक है, लोकसभा का चाहे राज्यसभा का, चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, ये याद रखना है, किसी को भी बनाया जा सकता है। हमने देखा था ब्रिटेन में जो होता है, ब्रिटेन में बिल्कुल अलग होता है। वहाँ पे जो कोई प्राइम मिनिस्टर वही हो सकता है जो हाउस ऑफ कॉमन हो, यहाँ के लोअर हाउस का मेंबर होता है। लेकिन हमारे यहाँ पास दोनों के, चाहे अपर हाउस हो चाहे लोअर हाउस हो, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी से भी प्राइम मिनिस्टर चूज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट, यही सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, आपको ये पता होना चाहिए फैक्ट, ये आर्टिकल 75 में दिया हुआ है, 75 क्लॉज सही, ठीक है। ये 75 के सारे क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमने देखा था 75 क्लास 1, ये कैपिटल है, इसमें बताया था, इसी में लिमिट लगाया गया था 15%, है ना, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके साइज को 15% तक कैप किया गया है, ठीक है। तो हमने देखा था ना, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, कौन से ईयर में? 2003 में। किसका गवर्नमेंट था? वाजपेयी गवर्नमेंट था, ये हमने देखा था पिछली बार लेक्चर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन 2009 का क्वेश्चन है, क्या पूछा है? करेक्ट मार्क करना है, ठीक है। क्या है? विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। क्या दिया है? यूनियन गवर्नमेंट के बारे में क्वेश्चन दिया है, हमें पूछा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट ऑल कैबिनेट मिनिस्टर शैल बी कंपल्सरी द सिटिंग मेंबर ऑफ द लोकसभा ओनली। हमने अभी देखा था, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे किसी भी तरह के डिप्टी मिनिस्टर हो, चाहे कैबिनेट में वो मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज हो, वो किसी भी हाउस से हो सकते हैं, चाहे लोअर हाउस से, चाहे अपर हाउस से, चाहे नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं, चाहे इलेक्टेड भी हो सकते हैं। अगर वो मेंबर नहीं भी है तो भी 6 महीने के लिए बनाया जा सकता है, और 6 महीने के विद इन उनको मेंबरशिप लेना पड़ता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यूनियन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑपरेट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर। हमने भी देखा था, जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है किसके डायरेक्शन में काम करता है, इसके कैबिनेट सेक्रेटरी हमें पता है ना, पीएमओ के डायरेक्शन में काम करता है, डायरेक्ट, है ना। क्योंकि सारा का सारा कैबिनेट मीटिंग का जो एजेंडा हमने देखा था, क्या करता है कैबिनेट सेक्रेटरी? कैबिनेट से कब मीटिंग तैयार करता है, कैबिनेट का एजेंडा तैयार करता है, उनको जो कैबिनेट मीटिंग होता है उसको सेक्रेटेरियल सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये ओवरऑल डायरेक्शन एंड कंट्रोल में क्या करते हैं? पीएमओ के काम करता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, हमने दिया है ये। और ये दिया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इज मैनेज बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी हु इसका, ये हमने पता है ना, कैबिनेट सेक्रेटरी को मैनेज करता है कैबिनेट सेक्रेटरी है। और एक जो एक ऑफिसर चेयरमैन होता है सिविल सर्विस बोर्ड का, सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है। लेकिन ये ओवरऑल जो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मैनेज होता है, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मैनेज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट नहीं करता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। आपके 9 का क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अच्छा अमेंडमेंट पे क्वेश्चन पूछा है। स्टेट दैट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम, देखिए इंक्लूडिंग दिया, इंक्लूडिंग होना चाहिए, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग होता तो स्टेटमेंट गलत होता है। इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल है, पार्लियामेंट नहीं है, हाउस ऑफ द पीपुल है। तो कौन सा अमेंडमेंट देखा था, ये हमने वही देखा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 91st में कब लाया गया था, 2003 में वाजपेयी गवर्नमेंट ने लाया था। इसमें एक और चीज था, हमें पता है ना, 2/3 एक जोड़ा गया हमारे पास, किसके लिए जोड़ा गया, ये हमारा जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसमें अमेंडमेंट किया गया था कि स्प्लिट की जगह मर्जर कर दिया गया, कि 2/3 अगर मेंबर मर्ज होकर किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में हो जाते हैं या अलग पार्टी बना लेते हैं, तो उनको एक्सेप्शन दिया गया है, ठीक है। और हमने एक चीज और देखा था कि जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली के लिए क्या है, मैक्सिमम कैप कितना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज, 10% लिया गया है, ठीक है, सिर्फ 10%। बाकियों के लिए कितना है, 50%। तो ये सारे फैक्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये हमने दे दिया आपको। ये अमेंडमेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। और हमने पिछले लेक्चर में रिवाइज किया है, लेकिन फर्स्ट लेके भी लेटेस्ट 106 से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, मैंने हम लोगों ने सारे रिवाइज किए हुए हैं। तो उसमें ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। ऐसे सेम उसमें भी है कि जो हमारा स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, उनका भी अंडर किसमें दिया, अंडर 64 है, अंडर क्लास 164, फिर वही क्लास 1 सब क्लास ए में। इसका भी साइज कितना है, 50% है, ये याद रखना, ये दोनों अमेंडमेंट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9 का क्वेश्चन है, अगेन अगेन करेक्ट मार्क करना है, ठीक है। दो स्टेटमेंट है, करेक्ट मार्क करना है। देखते हैं क्या पूछा है। With reference to the union government, consider the following statement, ठीक है। The number of ministries at the center on 15 अगस्त 1947 was 18। अरे फैक्चुअल क्वेश्चन देखिए, पोस्ट इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन है। और ये क्या होता है, अब देखेंगे आपके जो एनसीईआरटी है उसमें बहुत अच्छे से दिया है, 9th 10th के एनसीईआरटी में ये सब फैक्ट दिए हैं, तो वहां से ये पिक कर लेता है, ठीक है। तो आपको पढ़ना है ये। और पोस्ट इंडिपेंडेंट में आपको पता होना चाहिए कि हमें पता है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी ना 15 अगस्त 1947 के बाद, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन हुआ था 1952 में के बाद, और 1950 में फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी थी। इस तरह से याद रखना है। तो जो इंटरिंग गवर्नमेंट में जो कैबिनेट हुए थे, उनकी साइज कितनी थी, काउंसिल मिनिस्टर साइज कितनी थी, और मेजर मेजर पोर्टफोलियो कौन ग्रहण किए थे, हमें पता है ना। डिप्टी उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वो हमारे सरदार पटेल। प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मैं नेहरू थे, ठीक है। इस तरह से हमें याद रखना है। इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इस तरह कुछ फैक्ट आपको याद रखना है। और बाकी क्या था कि आगे बढ़ते हैं। तो इस समय क्या था, 14 था, नहीं तो ये क्या है, उस समय 14 था, याद रखना, 18 नहीं था, 14 था। अब दूसरा, नंबर ऑफ मिनिस्ट्री एट द सेंटर एट प्रेजेंट, अब इसे 2009 का क्वेश्चन है, उसमें दिया प्रेजेंट 36, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास कितने, लगभग 55 वगैरह हैं, ठीक है। अभी भी लगभग 55 तक मिनिस्ट्री है, ठीक है। इसलिए ना कैप किया गया था, हमें पता है ना, 543 का लगभग 15% हमें कैप किया गया है, तो वो तो बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन फिर भी देखेंगे मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे सब काम करते हैं, तो मोरलेस 50 से ज्यादा ही रहते हैं। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, नाइदर वन नाइदर टू, ठीक है। और हमेशा मैं बोलता हूँ ना कि यूपीएससी में अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डी मार्क करने में आपको घबराना नहीं चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर डी होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो आपको डी मारने में घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि डी मार्क करने में वो घबराते हैं, ठीक है। ये आपको पढ़ने के लिए दे दिया है कि इसमें कितना था, लगभग 14 टू 15 डिस्ट्रिक्ट मिनिस्ट्री थे, ठीक है, 18 नहीं थे। और अभी अभी करंट में लगभग जो स्ट्रेंथ है, ये आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब हमने बताया कि जो करंट में जो ना देखेंगे, हमारा बहुत सारा, ये करंट जो एनडीए गवर्नमेंट है उसमें देखेंगे, पिछले गवर्नमेंट में हमने स्किल मिनिस्ट्री बनाया था, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया। पिछले गवर्नमेंट देखे कि मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, रूरल मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर होता है, रिवर रिजुविनेशन, ठीक है, ये सबको मर्ज करके एक जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाया। तो इस तरह से बहुत सारा जो कंसोलिडेशन होता है मिनिस्ट्रीज का, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन से डिपार्टमेंट को मिनिस्ट्री का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए करंट में, क्योंकि देखिए पीछे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, अभी भी पूछ सकते हैं। तो करंट का साइज कितना है, ठीक है। मैं मोटा मोटा ये तो नहीं पूछते हैं कि कौन सा मिनिस्टर कौन सा पोर्टफोलियो वो ग्रहण किया हुआ है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा जो कैबिनेट कमेटी है ना, कैबिनेट कमेटी है ना, कौन से कैबिनेट कमेटी होते हैं, किसके हेड कौन होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो याद है, तो इस समय याद है, बहुत सारे कैबिनेट कमेटी होते हैं। उसमें कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, कैबिनेट कमेटी का एकोमोडेशन, इसको हेड कौन करता है, इसके हेड होते हैं होम मिनिस्टर, ये याद रखना है आपको, ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन को होम मिनिस्ट्री होल्ड करते हैं। बाकी मोस्टली जब कैबिनेट कमेटी होते हैं उसको कौन हेड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, ठीक है, याद रखना है।
और कैबिनेट कमेटी में पार्लियामेंट्री अफेयर होता है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर जो होते हैं वो मेन लगभग इस चार्ज में होते हैं। तो इस तरह के कुछ फैक्ट हैं, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। नाउ नाउ का क्वेश्चन अगेन करेक्ट मार्क करना है। दो स्टेटमेंट है, करेक्ट मार्क करना है, ठीक है। विथ रिफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर क्रिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऐसा नहीं, हमने देखा था ना, किसका था, 77 का था ना। ये प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव होता है, लेकिन प्रेसिडेंट किस पे करते हैं, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस पे करते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट गलत हो जाएगा। दूसरा, ईच ऑफ द मिनिस्ट्रीज असाइंड टू ए मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। 75 में ही दिया है कि जितने भी, जैसे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है, ठीक है, जो लीडर, जैसे हमने पता है ना, हम लोग क्या करते हैं, एमपी वगैरह को चुनते हैं। एमपी जब चुनते हैं तो जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है, तो मेजोरिटी पार्टी अपने लीडर लीडर को चुनते हैं ने। लेजिस्लेटिव मेंबर के जो लीडर होते हैं वो उनको चुनते हैं। जनरली उन्हीं को जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। जब उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जब चीफ अपॉइंट कर दिया जाए, ये प्राइम मिनिस्टर का डिस्क्रिप्शन होता है कि किसको अपने कैबिनेट में रखें। तो सारा का सारा ये इसमें फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन प्रेसिडेंट का खत्म हो जाता है। ये सिर्फ वो जो प्राइम मिनिस्टर के आधार पे जितने भी मिनिस्टर हैं उसको बना सकते हैं। जब अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर चाहे तो किसी मिनिस्टर को बोलेंगे, वो रिजाइन भी दे सकता है, ठीक है। अगर वो नहीं देगा रिजाइन, तो प्रेसिडेंट से बोलकर उसको डिसमिस भी कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर तो इसलिए होता है ना, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं बहुत ये प्राइम, इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म है। प्राइम मिनिस्टर जो है बिल्कुल सेंटर ऑफ गवर्नमेंट में होते हैं, ठीक है। इनके पास इस तरह का पावर होता है। होते तो हैं, कहते हैं ना कि हम लोग कहते हैं ये फर्स्ट अमंग इक्वल होते हैं, लेकिन आप देखेंगे डी फैक्टो जो होते हैं, इन प्रैक्टिस इनके पास बहुत सारे पावर होते हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेप बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। ये हम देख सकते हैं 77 क्लास हमेशा याद रखना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 बना है, ठीक है। जितने भी मिनिस्टर होते हैं, जितने भी नए नए मिनिस्ट्री होती हैं, डिपार्टमेंट होता है, सेक्रेटरिएट, ये सब इसी से बनते हैं, ठीक है, याद रखना है। और ये एड और एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होता है। प्रेसिडेंट खुद अपने विम्स और फैंसी से नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे 9 का क्वेश्चन है, क्या है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने डाल दिया एक्चुअली। हमें पता है जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, ठीक है। ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इन लोग का। इसीलिए इनको डायरेक्ट पीएमओ के ऑफिस के कंट्रोल में रखा गया, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के सुपरविजन में रखा गया ना। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वगैरह, ये सब डायरेक्ट पीएमओ के कंट्रोल में आते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। इसीलिए देखेंगे कि अगर कोई डायरेक्ट पीएमओ में है, तो देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है, इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस वगैरह इफिशियंसी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। ये याद रखिए, ठीक है। तो यही है, ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होता है, ठीक है, याद रखना है। और एक क्वेश्चन हो रहा था, इसको मैंने यही स्लाइड में ऐड कर दिया है कि डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट किसके अंदर आता है। तो हमें पता हो ना, इसमें पता है कि हमें पता है कि जितने भी हमारे जो बॉर्डर फोर्सेज हैं, हमने पता है पहला मिलिट्री फोर्सेस हैं, वो किसके अंडर में आते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस किस में आता है, जैसे बीएसएफ हो गया, बीएसएफ वगैरह हो गया, आईटीबीपी हो गया, जो चाइना बॉर्डर मैनेज करता है, ये पाकिस्तान बॉर्डर को मैनेज करता है। एसएसबी हमारे किसके, नेपाल और भूटान बॉर्डर को मैनेज करते हैं। तो इस तरह ये कितने किसके अंडर में आते हैं, क्योंकि बॉर्डर गार्डिंग फोर्स होते हैं। तो ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो ये याद रखना है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का है, ठीक है। तो याद रखना है आपको। कभी कभी इस तरह के फैक्ट याद होना चाहिए, लेकिन पता होना चाहिए, जनरली ये सब चीजें फैक्ट है। और आप इंटरनल सिक्योरिटी भी पढ़ेंगे तो उसमें भी ये आता है, जिसे हम लोग पता पढ़ेंगे तो उसमें भी ये आ जाता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे यहाँ पैरामिलिट्री एजेंसी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनके मैंडेट भी याद रखना है, ठीक है। ये याद रखना है। और जितने हम लोग कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट चल रहा है, वन बॉर्डर वन फोर्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर बॉर्डर मैनेजमेंट करते हैं ना। कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट में वन बॉर्डर पे वन फोर्स रख रहे हैं, ठीक है, कि अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, ठीक है, इफेक्टिव तरह से हम जो हमारा इन्फिल्ट्रेशन है, जो टेररिज्म है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वो सबसे काउंटर करने के लिए, ठीक है। ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2007 का क्वेश्चन है, क्या दिया है, अगेन करेक्ट मार्क करना है। क्या दिया है, जवाहरलाल नेहरू was in his fourth term, okay, fourth term as the prime minister of India at the time of his death। ऐसा है क्या, ठीक है। देखिए कुछ फैक्ट हुआ, तभी हमें क्या हुआ कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट कर रही है कि जो हमारे पीएम मोदी हैं, वो लार्जेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं। लार्जेस्ट सर्विस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, क्यों, क्योंकि
तीसरा इनका टर्म चल रहा है। लेकिन हमें पता है लगभग 12 साल हो गए इनको प्राइम मिनिस्टर के। लेकिन जो हमारे नेहरू हमें पता है ना कि ये लगभग 4th टर्म में थे जब इनका इनका डेथ हुआ था। लेकिन इनको तो पहला जो टर्म था 1947 से लेके 47 से लेके 52 में ये क्या इलेक्टेड नहीं थे। ये इलेक्टेड नहीं थे तो अगर बोलते हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर मोदी हो गए हैं। लेकिन ओवरऑल अभी कौन है? ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा टर्म में सेवा दिए हैं कौन है? प्राइम मिनिस्टर नेहरू हैं, ठीक है? तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो ये 4th टर्म में थे, बिल्कुल थे। 1947 से लेके 50 में एक 50-51 हो गया, फिर 52 में हुआ था, फिर 57 में हुआ था, फिर 50 से 62 के बाद ये जो चल रहा था उसी में ये डेथ हुआ था इनका। ये थी 4th में थे, बिल्कुल ठीक है। मैं पता है 1962 के बाद जो इंडो चाइना वार हुआ था, उसमें बहुत आहत हुआ था उनको, उसी के बाद से वो उभर नहीं पाए, उनके बाद उनका डेथ हो गया था, ठीक है? याद है। अब कहा जाता है ना ही वाज द मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, है ना? उन्होंने आधुनिक भारत का नींव रखा था उस समय ना। आप देखेंगे जितने भी हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, एम्स वगैरह हो गए, आईटी वगैरह हो गए, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस वगैरह हो गए, भाभा एटॉमिक हो गए, ठीक है? जितने भी फॉरेन पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है, ये सब प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने हमारे एस्टेब्लिश किया था, ठीक है? याद रखना है। तो इनको बोला था मेकर ऑफ द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, है ना? ठीक है? फादर ऑफ द नेशन किसको कहते हैं? महात्मा गांधी को। लेकिन फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया इनको कहते हैं नेहरू को, है ना? याद रखना है। जो हमारा देखिए नेहरू महालनोबिस मॉडल था, जो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन था, सारा का सारा इन्हीं समय में स्टार्ट हुआ था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंटेड रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी। ऐसा है क्या? नहीं, हमें पता था ना वो इलाहाबाद के पास एक जगह था, अब तो प्रयागराज हो गया, उसमें फूलपुर कंस्टिट्यूएंसी है ना, फूलपुर से थे वो, ठीक है? तो ये है रायबरेली में से तो अच्छा उस समय वो था इंदिरा गांधी लड़ती थी रायबरेली से, अभी करंटली शायद सोनिया गांधी वगैरह लड़ती हैं, ऐसा कुछ है। मतलब कांग्रेस का गढ़ माना जाता है रायबरेली, तो याद रखना। लेकिन नेहरू कहाँ से थे? वो फूलपुर से थे, इलाहाबाद के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहां पे थे। दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत है, तो इसका मतलब ये गलत, ये सही, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आप देखिए आगे देखते हैं। द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज्यूम द ऑफिस इन द ईयर 1977। ये बिल्कुल ठीक है, पता है ना? इमरजेंसी के बाद 1975 में 77 तक इमरजेंसी था। इमरजेंसी के बाद किसकी पार्टी आई थी? जनता पार्टी गवर्नमेंट। जनता पार्टी के हेड कौन थे? प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मुरारजी देसाई। तो फर्स्ट नॉन कांग्रेस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो सेंट्रल में थे 1977, 1947 से लेके 1977 तक कांग्रेस का एक छत्र राज था, ठीक है? एक छत्र राज था। इसी को हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है रजनी कोठारी क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ कांग्रेस सिस्टम था, ठीक है? कांग्रेस सिस्टम था। अपोजिशन हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, सारे के सारे एक ही एक अम्ब्रेला के अंदर में थे, ठीक है? तो याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3, 1 and 3, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा 1 and 3। देख सकते हैं यहाँ मैंने पढ़ा तो बता दिया, 52, 57, 62 में थे और ये 47 में भी हुआ था, ठीक है? याद रखना है आपको। बाकी ये फूलपुर वाले से फूलपुर से थे, और जो मुरारजी देसाई थे वो हमारे 1977 में बने थे। ये फर्स्ट नॉन कांग्रेस है। ये आपको देखिए, हम इसलिए कह रहे हैं कि हमें पता है ना कि आजकल पॉलिटिक्स से ना जो पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री है, और ठीक है एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी का जो टसल है, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो सब के इन सबको मर्ज करके क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सपोज दैट 42nd यूनिट एक्ट आया, तो उसके पीछे का बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए क्यों लाया गया था, ठीक है? ऐसे 44th आया था कि उसका पूरा पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ठीक है? ऐसे हमने देखा था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है ना वो भी जानना है, तभी आप मेंस में एनालिटिकल आंसर लिख पाएंगे। और ओवरऑल आप अच्छे से पॉलिसी को, मतलब अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, किस दिशा में जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो आपको समझ पाएंगे आप, ठीक है? तो आगे चलते हैं। 7 का क्वेश्चन है, क्या पूछा है? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक है? क्या पूछा है? हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री का। और हमें इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन तो नहीं याद रखते हैं, लेकिन हमें पता है जैसे कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है? जो हमारे प्रेसिडेंट है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, ये सारे के सारे एटलीस्ट आपको एक झलक में पता होना चाहिए। आप देखेंगे कि जो इंटरव्यू अगर में खास तौर से पूछा जाता है, सपोज अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि अभी इंडिपेंडेंस से लेके आज तक ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिनके कार्यकाल आपको अच्छा लगा था और उनके कुछ विशिष्ट कामों को बताइए, इस तरह से पूछा जाता है आंसर। ऐसे प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाता है कि कौन से सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट थे, कौन से प्रेसिडेंट को पीपुल्स प्रेसिडेंट कहा जाता था ना,
इस तरह से, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन तभी आप आंसर कर पाएँगे ना, जब आपको पता रहेगा थोड़ा हिस्ट्री, ठीक है? कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1947 से लेके या 1950 से लेके करंट में 75 ईयर तक कैसे फंक्शन किया है। डिफरेंट डिफरेंट डिग्निटरी के कॉल में कौन-कौन से मेजर वर्क हुए हैं, है ना? जब पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री पढ़ेंगे मेंस में भी क्वेश्चन आता है, तो उसमें देखेंगे, आप देखेंगे नेहरू इरा, फिर होता है, फिर हमने इंदिरा इरा पढ़ते हैं, फिर हम थोड़ा देर फिर उसी नेहरू की इरा के बाद लाल बहादुर शास्त्री इरा, फिर इंदिरा इरा, फिर राजीव गांधी के बाद फिर ये जो हमारा कोaliशन गवर्नमेंट, वाजपेयी गवर्नमेंट के से खिलाफ, वीपी सिंह गवर्नमेंट के खिलाफ, ये एलपीजी रिफॉर्म वगैरह, फिर जो करंट का डिस्पेंसेशन है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसे ऑर्डर में पढ़ेंगे, उस समय प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, मेजर मेजर एक्ट क्या-क्या हुआ था उस समय, कौन-कौन सी क्राइसिस हुआ था, 1957 कितने जैसे हमारे पता है 1947 में ही हमारी पहली लड़ाई हो गई थी पाकिस्तान से, फिर 1965 में हुआ था, फिर हमने देखा था 1971 में भी हुआ था, फिर एक माइनर कॉन्फ्लिक्ट 1999 में हुआ था। तो उस समय कौन-कौन प्राइम मिनिस्टर थे? उस समय मेजर-मेजर क्या चुनौतियाँ थी सरकार में, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि तो ये जितने लोग हैं, ये सारे लोगों ने किसी न किसी फाइनेंस मिनिस्ट्री का किसी गवर्नमेंट ने फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो ग्रहण किया ही है। ये बीपी सिंह थे हमारे राजीव गांधी के समय में, आर के वेंकट रमन थे शायद हमारे इंदिरा गांधी के समय में। प्रणब मुखर्जी तो सब जानते होंगे, रिसेंट में अभी प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं आगे, ये कांग्रेस के गवर्नमेंट में ये थे हमारे यूपीए के गवर्नमेंट में, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है? आगे देखते हैं। तो ये सारे हमने फैक्ट दे दिया है। एक बार जो फैक्ट पूछ दिया ना, उसको अगर दोबारा उस पे क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाए तो समझिए क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो सीरियस बच्चा है, एक जैसे हमें ये फैक्ट क्यों जानना है? सिंपल सा इसका आंसर है, क्योंकि यूपीएससी में ये पूछ चुके हैं। हाँ, तो अगर एक बार जो यूपीएससी में पूछ दिया तो दोबारा वो फैक्ट तो हमें पता होना ही चाहिए, हमारे टिप्स पे होना ही चाहिए, ठीक है? और हमें सिर्फ यहीं पे नहीं जाना, इस बार फाइनेंस मिनिस्टर पूछ दिया, आगे हमें प्राइम मिनिस्टर पूछ देंगे, हमें प्रेसिडेंट पूछ देंगे, हमें वाइस प्रेसिडेंट पूछ देंगे। और उन्होंने बताया ना, इंटरव्यू वगैरह में तो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। अब पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको तो ये तो पता ही होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 2001 का क्वेश्चन है, अगेन क्या पूछा है? विच ऑफ विच ऑफ दीज आर अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। देखिए फिर डिपार्टमेंट से क्वेश्चन आ गया कि मेजर मेजर जो मिनिस्ट्री हमने देखा था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर किसमें, बॉर्डर किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। फिर हमने देखा था ना डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस किसके अंदर आता है? एटॉमिक एनर्जी किसके अंदर? डिपार्टमेंट स्पेस, डिपार्टमेंट एनर्जी डायरेक्ट पीएमओ के अंदर आती है। तो अब ये दिया है, इस ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन दिया है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर कौन आता है? तो ये बहुत मोटा मोटा और फैक्ट है, आपको जो भी सीरियस स्टूडेंट है आपको जान जाएंगे कि एटॉमिक जितने भी एटॉमिक से रिलेटेड सारे काम होते हैं, ये पूरा पूरा उसका जो ओवरऑल इसके जुरिसडिक्शन में काम करता है, चाहे उसका रिसर्च का एक्सप्लोरेशन का काम हो कि कहाँ पे मिनरल मिलेगा। फिर जैसे हमें पता है ना, हमारे यहाँ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, तो हैवी वाटर बोर्ड भी है, ये इन्हीं के अंडर में काम करता है, ये भी है। फिर इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड होता है, जो हमें पता नहीं, रेयर और क्रिटिकल मिनरल जो होते हैं, ये हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अदर भी क्रिटिकल मिनरल के क्रिटिकल सेक्टर के लिए, डिफेंस के लिए, तो इसके लिए भी ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आते हैं। यूनियन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ना, जिसमें हमें पता है ये इंडस्ट्री यूरेनियम वगैरह होता है ना हमारे यहाँ न्यूक्लियर बम वगैरह बनाने में, क्योंकि हम भी तो क्या है, वी आर ए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, ठीक है? वी आर ए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। तो न्यूक्लियर बम वगैरह बनाए, तो हमें पता है ना कि मोस्टली क्या होता है कि हम अपने, जब अगर किसी देश से दूसरे देश से हमारा एग्रीमेंट होता है, तो वो सिर्फ सिविल न्यूक्लियर डील होता है। हमारे जो हमारा फैसिलिटी है, वो सारे सारे इंडिजिनस है, ठीक है? तो ये सारा जितने भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। और कभी-कभी देखिए, ये सब क्वेश्चन का आप आंसर ना आप कभी पढ़ के नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपको पता होता है मोटा-मोटा डिपार्टमेंट का नाम ही एनर्जी है, तो बहुत ब्रॉड इंटरप्रिटेशन में सारे आ जाते हैं, मिनरल का एक्सप्लोरेशन आ जाता है, हैवी वाटर बोर्ड हो जाता है, रेयर अर्थ होता है, एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम का आ जाता है, तो सारे के सारे आ जाएँगे इसमें। और इस तरह के कोई भी क कभी आंसर हम तैयार करके नहीं जा सकते, एग्ज़ाम में ही हमें रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है? और जब भी हमने बताया, इसमें बहुत कुछ फैक्चुअल, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन था, लेकिन अगर इस तरह का कोई इन जनरल क्वेश्चन है तो बहुत ब्रॉड इंटरप्रिटेशन लेंगे तो आंसर मिल जाता है हमें। ये हमने दे दिया है आपको पढ़ने के लिए, आप पढ़ सकते हैं। 2000 का क्वेश्चन अगेन क्या दिया है? अच्छा, कहीं दफा में ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, अच्छा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली यूपी पीसीएस वगैरह का ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है। हम लोग देखिए मोस्टली क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रेसिडेंट होते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है? इस तरह से वाइस प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिर हमने प्राइम मिनिस्टर देखते हैं। तो ऐसे जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट इस तरह से देखते हैं, लेकिन फिर हम लोग लेकिन नीचे नहीं जाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कैबिनेट मिनिस्टर तक पूछ दिया है, फिर इसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी तक पूछ दिया, लेकिन फिर भी अगर देखिए इसमें क्या करना है, इन चारों में बैठाना है। अगर हमें पता भी नहीं तो भी हमें पता है ना, सीजीआई तो बहुत ऊपर आते हैं, सीजीआई स्पीकर इनको एक साथ रखा गया है, ये तो बहुत ऊपर आते हैं। तो सबसे टॉप पे क्या हो जाएगा? चौथा, तो सबसे चौथा पहला हो जाएगा
सबसे चौथा पहला हो जाता है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब पता है सीजीआई के बाद क्या होता है, ये हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी तो होते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हो और सेंटर का जो चीफ मिनिस्टर हो अपने स्टेट में, इन दोनों को एक साथ है तो ये भी बहुत ऊंचे पोस्ट होते हैं। इलेक्शन कमिश्नर वगैरह, कैबिनेट सेक्रेटरी तो सब इनके अंदर आएंगे। तो चौथा के बाद तीसरा हो जाएगा, चौथा के बाद तीसरा हो जाएगा, तो ठीक है। फिर आगे देखते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये हमें पता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो तो चीफ सीसी हो, यूपीएससी के चेयरमैन हो, और हमारा ये क्या होता है कैग वगैरह जो होते हैं आर्टिकल आर्टिकल 48 में 148 में, ये सब क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी से तो ऊपर ही आएंगे। तो इस तरह से हमें आंसर निकालना होता है, ठीक है। तो चौथा तीसरा दूसरा पहला सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। पहले सीजीआई हो जाएंगे, फिर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर कैबिनेट सेक्रेटरी, ऐसे निकाले जाते हैं, ठीक है। आंसर हमने दे दिया है, ये आंसर हमने दे दिया है, फिर आप यहाँ देख सकते हैं। और हमने पता है कि जैसे ये भी जाना कि सीजीआई की इक्विवेलेंट किसका है, हमने देखा स्पीकर का है। कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर किसका एक साथ साथ किसका, चीफ मिनिस्टर, अपने स्टेट में ही चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, और उस स्टेट में कोई कैबिनेट मिनिस्टर जाए तो दोनों का इक्विवेलेंस होता है प्रेसिडेंस में, याद रखने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, यूपीएससी के चेयरमैन हो, सीएजी का लगभग बराबर होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी को याद रखिए अटॉर्नी जनरल में बहुत नीचे रखा गया है इन लोग को, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंस भी याद रखना है। मोटा मोटा अगर आपने ऊपर के चार पांच और ये थोड़ा सा ओवरऑल ये याद रख लिया तो आपको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं कभी यही याद किया हूँ, लेकिन देखता हूँ मोस्टली जब क्वेश्चन आता है तो लॉजिकली मेरा हो जाता है, ठीक है। याद रखना है इस चीज को। अब देखिए ये ओथ पे और अफर्मेशन पे क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से डिग्नेटरी हैं, उनके ओथ में क्या मेंशन है। देखिए 1997 का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं लिस्ट वन में दिया है फंक्शनरी डिग्नेटरी जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और उसमें ओथ और अफर्मेशन दिया है, ठीक है। तो देख मिलाते हैं। अब हमें क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का दिया है। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या देते हैं, फेथ एंड एलिजिएंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये अल्टीमेट प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है इनको, कि अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो ये है तो फेथ, ये इनका ये हो जाएगा, सी आ जाएगा। देखिए जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इनका क्या होता है, अब ये होता है कि इनको अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, यहाँ पे एक ठीक था, अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का ओथ क्या है, अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। अब देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन में इन दोनों में एक डिफरेंस होता है, ठीक है। इनमें जो मिनिस्टर बनाया जाता है ना, जो भी जैसे सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो मिनिस्टर नहीं बनाए जाते हैं, तो जो मिनिस्टर बनते हैं उनको एक अलग से सीक्रेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन है, गोपनीयता की भी शपथ दिलाई जाती है, क्योंकि एज ए मिनिस्टर उनके पास गवर्नमेंट की बहुत सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी आता है। तो उनको सीक्रेसी ऑफ वो दिया जाता है कि वो अपने इन्फॉर्मेशन को रिवील ना करें, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा, सीक्रेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है फेथफुल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या काम होता है, वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से करेंगे तभी तो एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल ठहरा पाएंगे लेजिस्लेटिव के प्रति। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जजेज वगैरह होते हैं, अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, लॉ से याद रख सकते हैं। मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर क्या होता है, एक वो होता है सीक्रेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, इनको गोपनीयता की भी शपथ शपथ दिलाई जाती है। और जो हमारा हाईएस्ट पोस्ट होता है जो प्रेसिडेंट, उनका होता है फेथ एंड एलिजिएंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली इस तरह से होता है। और यहाँ पे एक तो ये इस तरह से मिला सकते हैं आप। आगे एक चीज क्या याद रखना है, कि ये भी याद रखना है कि जितने भी प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए और गवर्नर हो गए, इन सब की जो ओथ और अफर्मेशन दिया है वो आर्टिकल डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में अलग से दिया है। लेकिन बाकी जितने हो गए, जैसे कि पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, मिनिस्टर हो गए, ठीक है, अटॉर्नी जनरल हो गए, और हमारा सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जजेज हो गए, इनका किसने दिया है, ये थर्ड शेड्यूल है, ये थर्ड शेड्यूल में दिया है, थर्ड शेड्यूल में दिया है। तो ये आपको आंसर याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ये याद रखना है कि ये थर्ड शेड्यूल में होता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट का और इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट का, गवर्नर का अलग से आर्टिकल में होता है। प्रेसिडेंट कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 16। अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं और गवर्नर होता है, इनके ओथ का उनका जिक्र किस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में किया गया है। तो ये आप हमें आंसर बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 96 का क्वेश्चन है, अगेन क्या पूछा है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा है। अब क्या दिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए पढ़ते हैं, कुछ कुछ पता नहीं चल पा रहा क्या पूछा, तो स्टेटमेंट पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इज फ्री टू चूज हिज मिनिस्टर ओनली फ्रॉम अमंग दोज हु आर मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द पार्लियामेंट, ऐसा है क्या। हमें पता है कि वो मिनिस्टर किसी को चूज कर सकते हैं, चाहे मेंबर हो चाहे ना हो, 6 महीने के लिए तो एटलीस्ट चूज कर सकते हैं। ये तो गलत हो जाएगा। कैन चूज हिज कैबिनेट कलीग आफ्टर ड्यू काउंसलिंग बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड, ऐसा तो ये उनका डिस्क्रिशन होता है भाई, वो किसी को चूज कर सकते हैं, ठीक है। हैज फुल डिस्क्रिशन, बिल्कुल, इन द चॉइस ऑफ पर्सन हु आर टू सर्व एज ए मिनिस्टर इन हिज कैबिनेट है, इनके पास फुल डिस्क्रिशन होता है, ही हैज द फुल डिस्क्रिशन। और वो जब
प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस देंगे कि इनको फला इस तरह का मिनिस्ट्री बनाइए, इस मिनिस्ट्री इस मेंबर को इस तरह का पोर्टफोलियो असाइन करिए, सारा सारा प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे, प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट करते हैं, और प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट अपॉन दिस दैट डायरेक्शन। जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर डायरेक्शन देते हैं प्रेसिडेंट को, उस पे उनको एक्ट करना ही करना है। तो ये सारा सारा जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके जितने भी अपने कलीग होते हैं, कैबिनेट के मेंबर होते हैं, उनको चूज करने का उनके पास फुल डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि इसमें ये दिया हुआ है कि 75+1 में यही दिया है कि प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, याद रखना है। अगेन 1995 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखते हैं क्या दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमने पता है ना, बहुत सारे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत वेल रिटन डॉक्ट्रिन है, बहुत वेल रिटन डॉक्यूमेंट है, लेकिन बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है वो डिफाइन नहीं किए गए हैं, बहुत ज्यादा इलिबोरेट नहीं दिया गया है उसमें। ठीक है, बहुत सारी चीजों का इलिबोरेट नहीं दिया गया, हालांकि बताया जाता है कि वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, लेकिन हमने देखा अभी पिछले क्वेश्चन में कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के जो मिनिस्टर होते हैं उनको डिफाइन नहीं किया गया है, माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, माइनॉरिटी के वो इफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन नहीं किया गया है। फिर हमने देखा था कि कौन बैकवर्ड क्लास कौन हो, इस तरह से कोई डिफाइन नहीं किया गया है। तो इस तरह से बाद में चीजें जोड़ी गई हैं, तो हमें याद रखना है। ऐसे ही यह है कि कुछ चीजें संविधान में एक्सप्लिसिटली मेंशन है, कुछ एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, इम्प्लिसिट है। तो उसमें एक चीज ये इम्प्लिसिट है कि इंडिया फॉलोड कन्वेंशन। कौन सी कन्वेंशन होता है? देखते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर इज टू बी मेंबर ऑफ द लोकसभा लोअर हाउस। ऐसा है नहीं, वो तो राज्यसभा के मेंबर भी हो सकते हैं। आई थिंक अभी करंट के साथ ऐसा है ही है। द प्राइम मिनिस्टर हैज टू बी रिजाइन इफ ही लूजेस मेजोरिटी इन द लोअर हाउस। यस यस, एस्टेब्लिश वेस्ट मिनिस्टर मॉडल है प्राइम मिनिस्टर, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये कहीं मेंशन नहीं है, हमने बताया ना, वोट ऑफ वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन इस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है कि प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना ही करना पड़ेगा, और अगर वो मेजोरिटी जो है लूज कर जाते हैं लोअर हाउस में। ठीक है, तो ये क्रक्स हमारा 75 क्रॉस 3 का जो इन्फ्रेंस है यहाँ से लिया गया है। ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस मतलब लोकसभा। ठीक है, अगर रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब अगर लोकसभा में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो इनको रिजाइन देना पड़ेगा, इंटायर कैबिनेट मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देश कहा जाता है ना, दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, वो साथ में तैरते हैं साथ में डूबते हैं। याद रखना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन ये स्टेब्लिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। और हमारे यहाँ क्या होता है, कन्वेंशन भी एक फोर्स ऑफ लॉ होता है। ठीक है, इस साल का क्वेश्चन है ये, कन्वेंशन हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, वो भी एक हमारा एक आर्टिकल 13 में लॉ का डिफिनेशन में आता है। ठीक है, आर्टिकल 13 के लॉ के डिफिनेशन में आता है। ठीक है, तो याद रखना है चीज। ठीक है, तो ये हमने दे दिया है आपको, ये प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ ही लूज मेजॉरिटी, कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन हमारे ये जो है मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक स्टेब्लिश नॉर्म है। ठीक है, स्टेब्लिश नॉर्म है, बाइंडिंग कन्वेंशन है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। पहले लेक्चर कंक्लूड हुआ, अब फटाफट से अब हमने क्या है कि देखिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली जो यूनियन स्टेट एग्जीक्यूटिव बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया हमने, प्रेसिडेंट को भी कवर किया हमने, गवर्नर कवर किया हमने, वाइस प्रेसिडेंट को कवर किया। फिर हमने देखा कि जो हमने प्राइम मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, डिफरेंट डिफरेंट सेक्रेटरीट, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट वगैरह। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच का रिलेशन, गवर्नर और सेंटर और स्टेट का रिलेशन, ये सब सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें देखे हैं। इसमें ओवरऑल जो निकल के आता है, ये 3 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, आपको सेंट्रल स्टेट रिलेशन में, मेंस में और प्रीलिम्स में आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हमारे ये शमशेर सिंह केस है 1974 में ही आया था, कि जो प्रेसिडेंट है और गवर्नर है, दे शैल एक्ट दे आर बाउंड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये पहले शमशेर सिंह केस में हुआ था, फिर उसी एसआर बुम्बई केस में भी वही हुआ 1994 में। ठीक है, इसमें बताया था ना, जो 356 था उसका एप्लीकेशन कम हुआ। ठीक है, और अपने डिस्क्रिप्शन वो जो फ्लोर, अगर किसी पार्टी के पास मैंडेट है गवर्नमेंट फॉर्म करने का, तो वो कहाँ पे टेस्ट होता है? वो फ्लोर हाउस मतलब वो पार्लियामेंट के या स्टेट असेंबली के फ्लोर पे ही होता है। गवर्नर हाउस में पहले क्या होता है, परेड किया जाता था कि अच्छा हमारे पास इतने मेंबर है तो हम फॉर्म कर लेंगे गवर्नमेंट, वही कहता था इतना नहीं, लेकिन अल्टीमेटली इसी सर मुंबई में केस में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये फ्लोर पे ही टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस मोशन ला के, नो कॉन्फिडेंस मोशन या कॉन्फिडेंस मोशन ला के। ठीक है, याद रखना है इस चीज की। और ये नवाब
नबाम रेबिया केस है 2016 का, फिर इसमें फिर रिपीट किया आपको कि गवर्नर का लिमिटेड डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है? और उनको क्या होता है, गवर्नर को डिस्क्रिप्शन सिर्फ लिमिटेड इसलिए होता है कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एक्सप्लिसिटली, क्योंकि हमें पता है ना गवर्नर के पास क्या है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन है, लेकिन जहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं है उनको वहाँ एड और एडवाइस पे काम करना ही है। ये फिर वही अरेबिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने रीस्टेब्लिश किया, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी ये मोटा मोटा आर्टिकल जो है आपको सबको पता ही होगा, लेकिन ये मोटा मोटा आर्टिकल 74 जो होता है, हेड एडवाइजर प्रिंसिपल, उसमें वही यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर वगैरह आता है। 77 हमने देखा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, उसके रिगार्डिंग में प्रेसिडेंट रूल बनाते हैं, किसके हेड और एडवाइज पे, प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। फिर ये ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर होता है कि समय समय पे कम्युनिकेट करते रहे प्रेसिडेंट को, ठीक है, जो लेजिस्लेचर का जो मैंडेट है, बिजनेस है। और प्रेसिडेंट जो होता है इस एक्ट के थ्रू इन्फॉर्मेशन सीख भी कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है। सेम वही जो हमने बताया था, एक मैजिक नंबर होता है ना 89, अगर 74 में हमारा वहाँ यूनियन का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिया है, तो 163 में ये स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया। 75 में हमारा क्या दिया है, 75 में प्रेसिडेंट दिया वो हमारा प्राइम मिनिस्टर दिया है, तो वही 164 में हमारा वो हो जाएगा, क्या कहते हैं कि स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। इस तरह से आप आर्टिकल थोड़ा सा याद कर सकते हैं ना, ये मैजिक नंबर है 89, आप इसका ध्यान में रख सकते हैं। और हमने ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिवली जितना भी देखा क्वेश्चन, कि हमने देखा कि हमें ये जो अपॉइंटमेंट वगैरह होते हैं, जो उनका ओथ वगैरह होता है, अपॉइंटमेंट वगैरह होता है, और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमें याद रखना है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस, यानी पॉपुलर हाउस जो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, ठीक है। और कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हमने अंतर देखा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो ब्रॉडर होता है, उसी के अंदर एक कैबिनेट होता है, लेकिन कैबिनेट का जिक्र सिर्फ एक आर्टिकल में, आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 352 में सिर्फ एक कैबिनेट का जिक्र है, जिसमें 44th अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था कि कैबिनेट के रिटन एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के समय, ठीक है। यही है। बाकी हमने ये डिफरेंट डिफरेंट ये जो एसआर भूमि में फ्लोर टेस्ट वगैरह देखा, और सेक्रेटरीट वगैरह का कुछ देखा कि हमने कैबिनेट सेक्रेटरी देखा, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी किसके अंडर में काम करता है, ओवरऑल पीएमओ के अंडर में काम करता है। क्या वो जो हमारे जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं वो हाईएस्ट सिविल सर्विस होते हैं, सीनियर मोस्ट सिविल सर्विस होते हैं। इनका काम होता है एजेंडा तैयार करना, सेक्रेटेरिएट सर्विस प्रोवाइड करना, ये सब होता है, ठीक है। फिर हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री किसके अंडर में आती है, हमने देखा एटॉमिक एनर्जी स्पेस डायरेक्टली पीएम के अंदर आते हैं। इस तरह का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पहले थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगली वीडियो में हम इंडियन जुडिशरी के जो चैप्टर को वो स्टार्ट करेंगे, उसको भी यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के द्वारा कवर करेंगे। उसमें भी लगभग 1995 से लेके 2026 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं जुडिशरी से में उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, है ना, डिफरेंट डिफरेंट होता है एडीआर मैकेनिज्म जो होता है ना, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, इस पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको कवर करेंगे। ये हमारा सीरीज चल रहा है, इसमें आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन से जाके एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें हम यूपीएससी की पॉलिटी को चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। हम पूरा फंडामेंटल राइट से लेके देखिए यहाँ पे अगर एग्जीक्यूटिव कंप्लीट करके जुडिशरी पे आने वाले हैं, ठीक है। बाकी इस हमारे मिशन में भागीदार बनिए, तो अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे हम सारे फ्यूचर के जो लेक्चर प्लान है, पीपीटी वगैरह को शेयर कर दिया करेंगे। और इसको शेयर करिए, और अपने दोस्तों के साथ जिसको भी इस तरह के लेक्चर की जरूरत है उसको शेयर करिए। और अगर कोई सुझाव है, कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो कोई हेजिटेट मत करें, इसको अपने इस कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसको आंसर करेंगे, ठीक है। बट अल्टीमेटली वीडियो को देखते रहें, अपना ध्यान रखें, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।